पूरे संसार में सनातन मान्यताएं, संसार में सनातन संस्कृति और पूरे विश्व के लिए एकात्म दर्शन का यहाँ से प्रसार होगा। हिंदू मिटाने के लिए कितनी आताताई आते गए और जाते रहे हैं। हम तो वो बीज है, उगते रहेंगे, चंदन की सुवास को कभी ना छोड़ पाएंगे। पूरे विश्व में सनातन ही एक धर्म कहलाने के लायक है, दूसरा कोई धर्म है ही नहीं। जो सनातन है वो हमेशा सनातन ही रहेगा। मौका था मध्य प्रदेश की पावन धरा ओंकारेश्वर में एकात्मता के प्रतीक यानी स्टैच्यू ऑफ वननेस के लोकार्पण का, जिसमें 5000 संतों और सनातन प्रेमियों की मौजूदगी में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 108 फीट ऊंची प्रतिमा देश और प्रदेश को समर्पित की। आदिगुरु शंकराचार्य की मूर्ति के लोकार्पण के इस खास मौके पर संतों ने जो कहा वो दक्षिण से उठी सनातन विरोधी ताकतों को सीधा संदेश था। बीजेपी ने स्टैच्यू ऑफ वननेस के जरिए न सिर्फ सनातन को लेकर मजबूत नैरेटिव सेट किया, बल्कि विपक्ष को भी करारा जवाब दिया। हालांकि इस मौके पर सीएम शिवराज विपक्ष को जवाब देने के बजाय अभिभूत नजर आए। यहाँ से ज्ञान का प्रवाह फिर पूरे विश्व में होगा और एकात्म धाम बन रहा है। ये सब कुछ ईश्वरीय है, उसकी कृपा से हो रहा है। निमित्त कोई भी हो सकता है, लेकिन भारत की ज्ञान परंपरा यहाँ से सिर्फ विश्व में जाएगी, पूरे देश में जाएगी और सारी उठापटक उसको समाप्त करेगी, ये मेरा विश्वास। 108 फीट ऊंची, 100 टन वजनी और 75 फीट ऊंचे प्लेटफॉर्म पर स्थापित भगवान शंकराचार्य की मूर्ति में सनातन के प्रचार के लिए निकले 12 साल के आचार्य शंकर की झलक है। ओंकार पर्वत पर स्थापित मूर्ति के साथ ही अद्वैत लोक भी आकार ले रहा है। साल 2026 में बनकर तैयार होने वाले अद्वैत लोक की आधारशिला मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने रखी, तो इधर विपक्ष ने भी अपनी जिम्मेदारी निभाई। कांग्रेस इसे बीजेपी का इवेंट बता रही है, तो ओंकार पर्वत को लेकर भी चिंता जाहिर कर रही है। इनके मामले में तो कम से कम इवेंट मैनेजमेंट जैसे काम ना हो जो दिख रहा है, और चीन से तो कम से कम नहीं लाना था। पूरी सारी दुनिया पड़ी हुई है, वहाँ से ले आते, पर चीन से ला के जब पढ़ा तो बड़ा दुख हुआ। ओंकार पर्वत का जो स्वरूप है ये कभी भी बदल सकता है। उस चीज़ का वैज्ञानिक तरीके से जब अपन चीन वीन से बात कर ही रहे हैं, तो और भी जो एक्सपर्टाइज वर्ल्ड की कंट्रीज हैं जहाँ इस तरह की चीज़ें होती हैं, उनसे भी लेके ये करेंगे ओंकार पर्वत सुरक्षित रहे। मध्य प्रदेश में बीजेपी सांस्कृतिक पुनरुत्थान के जरिए सनातन का झंडा बुलंद कर रही है, जिसकी शुरुआत महाकाल लोक से हुई थी और चुनाव से ठीक पहले आदि शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण न सिर्फ जनता को बल्कि विपक्ष को भी संदेश दे रहा है। बंसल न्यूज के सवाल नंबर 1, स्टैच्यू ऑफ वननेस के जरिए बीजेपी ने विपक्ष को जवाब दिया है। सवाल नंबर 2, क्या 5000 साधु संतों की मौजूदगी एक मैसेज था? सवाल नंबर 3, सनातन और धर्म के मुद्दे पर कांग्रेस किस रणनीति से आगे बढ़ेगी? नमस्कार, मैं हूं ललित और हमारा आज का मुद्दा है एमपी से सनातन संदेश। जी हां, तीर्थ नगरी ओंकारेश्वर में आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने किया। 5000 साधु संतों की मौजूदगी में इस आयोजन के जरिए न सिर्फ सनातन का संदेश दिया गया, बल्कि बीजेपी इसके जरिए मौन प्रहार करती हुई भी नजर आई। हालांकि कांग्रेस इस आयोजन को अपने चश्मे से देख रही है और इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनका परिचय करवा दें। डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी हमारे साथ, पूर्व अध्यक्ष नागरिक आपूर्ति निगम के, आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब। स्वदेश शर्मा जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता है। स्वदेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। शरद द्विवेदी जी हमारे न्यूज़ हेड हमारे साथ जुड़े हैं, उनका भी स्वागत करते हैं। शरद जी, सबसे पहले आप ही से बात करेंगे, क्योंकि द्वैत से अद्वैत की यात्रा और साथ ही साथ अद्वैत वेदांत का पूरे विश्व में एक प्रकार का संदेश, खास करके अगर हम भारत की बात करें तो स्टैच्यू ऑफ वननेस का जो अनावरण किया गया और 5000 साधु संतों का यहाँ समागम हुआ, किस तरह का संदेश आपको इस पूरे कार्यक्रम में नजर आ रहा है? देखिए, निश्चित तौर पर शंकराचार्य जी का मध्य प्रदेश से और ओंकारेश्वर और उस स्थान से जहाँ गुरु दीक्षा ग्रहण करने के बाद सनातन के संदेश को, वेद और उपनिषद के ज्ञान को
पूरे देश में और पूरे संसार तक पहुंचाने का श्रेय शंकराचार्य जी को जाता है, तो उस स्थान से निश्चित तौर पर उनका एक अभिन्न जुड़ाव और उसे देखते हुए वहाँ उनकी स्मृति को एक स्थायी धरोहर के रूप में प्रस्तुत करना बात बिल्कुल समझ में आती है। लेकिन जिस तरह से ये एक संयोग ही था कि एक तरफ इस कार्यक्रम की तैयारी बीते 1-1.5 वर्ष से चल रही थी, लेकिन ठीक जब इसके अनावरण का प्रतिमा के समय आया तो उसी दक्षिण भारत से, जिस दक्षिण भारत के केरल से कलाडी से निकले थे शंकर, उसी दक्षिण भारत के एक राज्य तमिलनाडु से एक नेता उदय स्टालिन के एक बयान ने एक राजनीतिक बहस भी देश में छेड़ दी और वो भारतीय जनता पार्टी और उसके विरुद्ध एकजुट होने वाले इंडिया के सदस्यों के बीच में तकरार और कहीं ना कहीं एक प्रतिद्वंदिता की वजह भी बनी। और यही वजह है कि मध्य प्रदेश में होने वाली इंडिया की जिस प्रस्तावित थी रैली, वो रैली आगे बढ़ी। उसको स्थान अब भोपाल नहीं होगा ऐसा माना जा रहा है विशुद्ध तौर पर, क्योंकि कांग्रेस ने भी इस बात को कंफर्म किया है। तो निश्चित तौर पर शंकराचार्य का जुड़ाव, उनकी स्मृति के कार्य, इनको हम सीधे तौर पर चुनाव से तो नहीं जोड़ सकते हैं, लेकिन उदय स्टालिन के बयान ने इसे जरूर फिर एक चुनावी मुद्दा बना दिया है। और अब ये भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा मजबूत मसला है। और यहाँ भी संतों ने पानी पी पी कर कोसा है स्टालिन को। जितने भी संतों से हमारी बात हुई है, सबने एक स्वर में कहा कि ये, बल्कि एक संत तो जो श्री श्री रविशंकर जी के अनुयायी हैं, उन्होंने कहा कि आप एक ऐसे व्यक्ति के प्रश्न पर मुझसे उत्तर मांग रहे हैं जिसने एक मूढ़ता की है और उस पर प्रतिक्रिया देना भी मूर्खता है, लेकिन ये सब अज्ञानता की वजह से है। तो ये एक बड़ा मुद्दा बनता नजर आ रहा है। न सिर्फ 2023 के मध्य प्रदेश के चुनाव से अधिक बड़ा मसला ये 2024 में है, लेकिन शंकराचार्य जी का मध्य प्रदेश से जुड़ाव और उससे उनकी स्मृति को स्थायी बनाने का ये प्रयास, ये राजनीति से अलग है। जी बिल्कुल। डॉक्टर हितेश जी, कहीं ना कहीं ये एक संदेश भी जा रहा है, हर घर शंकर, घर घर शंकर, इस तरह की बातें भी हो रही है। साथ ही जैसे कि शरद जी कह रहे थे, जो दक्षिण सनातन विरोधी है उनको भी एक मैसेज देने की आप ये कोशिश कर रहे हैं। देखिए, वो तो कन्वर्टेड हैं, उनको भूल जाइए। जब ये संकल्प लिया था कि परम पूज्य पाद आदि शंकराचार्य जी महाराज जी का वहाँ पर स्थान बनेगा, बड़ी मूर्ति लगाई जाएगी, एक अद्वैत पर अध्ययन का एक बड़ा केंद्र बनेगा, तब किसी को नहीं मालूम था कौन स्टालिन और वो क्या कहेगा। तो मुझे लगता है, देखिए, सनातन विरोधी तो बहुत रहे हैं, और ख़ास तौर से जो ब्रिटिशर्स रहे हैं, जो कैथोलिक्स रहे हैं या स्टालिन टाइप के रहे हैं। इवन कांग्रेस का जन्म ब्रिटिशर्स की कोख से ही हुआ था, हम लोग जानते हैं, उनके ही दिमाग से हुआ था। तो स्वाभाविक है कि ये सनातन को पसंद नहीं करते, इसीलिए उसके ऊपर ये और इनके सब साथी गाय बगाहे कहीं ना कहीं बोलते रहते हैं। अभी थोड़ा बहुत आप हिंदुत्व की तरफ जो आता देख रहे हैं कांग्रेस को, केवल वोटों की खातिर है, अदरवाइज इन्होंने कभी वेलकम किया ही नहीं है। और देखिए, मूल सिद्धांत पे यदि हम आए, जहाँ से शरद जी अभी घूम कर आ रहे हैं, तो वो स्थान ही एकात्म का है। तो आदि शंकराचार्य जी ने चारों केंद्रों पर इकट्ठा किया भारत को। तो एकात्म भारत, अखंड भारत, सनातनी भारत, ये तो भाई उस समय बन गया था। यदि वो चलता तो खंडित कैसे होता भारत? 1905 में खंडित किया, उसका 1947 में खंडित किया। और ये खंडित करने में कौन थे? ब्रिटिशर्स और कांग्रेस, दो ही लोग होते थे साहब उस समय। दोनों ने मिलकर स्वीकार करते गए और आज हम इस स्थिति में आ गए। तो मेरा अभी भी मानना है कि कांग्रेस यदि सनातन की राह पर चलेगी तो सनातन अविभाज्य की ओर लेकर जाता है, एकात्म की ओर, अखंडता की ओर लेकर जाता है, भारत की ओर लेकर जाता है। ये इंडिया का कॉन्सेप्ट नहीं है उसका, तो उस पर अभी दिल से आना बाकी है। तो हम बहुत स्पष्टता से इस बात को कहते हैं कि कांग्रेस भी बेहद स्पष्टता से स्टालिन का विरोध करे या स्टालिन जैसे अन्य बयानों का विरोध करे। आचार्य प्रमोद कृष्णन जी ने बहुत अच्छा कहा है उस समय, उन्होंने पार्टी लाइन से बहुत हटकर अपनी बात को मजबूती से रखा है, और जो सत्य भी है। देखिए, सनातन शाश्वत है, सत्य है, अनंत है, वो आज का नहीं है, हजारों वर्ष पुराना है। हम तो ठीक है आज उसके विद्यार्थी बने हैं और उसको अध्ययन करते हैं, उसका पालन करते हैं, लेकिन इस धरती पर तो बरसों से है। तो मुझे लगता है ये बात कांग्रेस को और उनके साथियों को सीखने की ज़रूरत है। अच्छे से स्वीकार करेंगे तो साहब वो तो जोड़ने वाला है,
वो सबको जोड़ लेता है, एक कर देता है। वो तो तोड़ने वाला है भी नहीं। तो मैं तो अपील ये करना चाहूँगा कि वो जो धर्म का स्थान बन रहा है वहाँ पर या उसके आधार पर राजनीति ना करें और उसको स्वीकार करें, जैसे हमने सबको स्वीकार किया। तो मुझे नहीं लगता स्वदेश जी शायद स्टालिन का विरोध करे, वो तो उनके गठबंधन का एक हिस्सा है। लेकिन स्वदेश जी, सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी की अगर बात करें तो हिंदुत्व या फिर सनातन, ये तो उनकी विचारधारा से जुड़ा हुआ है। हालांकि आप पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं, कई सालों से हम देख रहे हैं कि कांग्रेस भी इस विचारधारा की ओर आती हुई दिखाई दे रही है। इतना बड़ा आयोजन, क्या इसके पक्ष में आप कुछ कहेंगे? क्योंकि एक किस नज़रिए से आप इस पूरे कार्यक्रम को देख रहे हैं? सबसे पहले तो मैं आदि शंकराचार्य जी के चरणों में प्रणाम नमन करते हुए, लेकिन उम्मीद जरूर ये करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय इसका कई सालों से घोषणा करते रहे कि हम आदि शंकराचार्य की स्टेचू बनाएंगे, लेकिन आज बन गई है। तो मैं समझता हूँ कि आदि शंकराचार्य हमारे सनातन के पुरोधा हैं और पर्याय रहे, और उनकी वजह से आज पूरे विश्व भर में सनातन को माना जाता है। और सनातन न रटने वाली चीज़ है, न पढ़ने वाली चीज़ है, न सीखने वाली चीज़ है। हमारे विद्वान प्रवक्ता ने जरूर उस पर राजनीतिक एक पुट लगा दिया है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो तन में सना हुआ है वो सनातन है। मैं समझता हूँ सनातन पूरे विश्व में फैला हुआ है। सनातन कम नहीं है। सनातन को रट नहीं सकते, पढ़ नहीं सकते, आप उसको अध्ययन नहीं कर सकते। वो तो अपने आप तन में समाया हुआ है, प्रकृति ने दिया हुआ है। कुल मिलाकर के आदि, जैसे हमारे शिव थे ना, तो शिव आदि देवता हैं, और आदि शंकराचार्य मैं समझता हूँ कि सनातन के पुरोधा है। अब उन पर राजनीति किया जाना, मैं समझता हूँ उनने मानव कल्याण के लिए सनातन का मतलब प्रचार प्रसार किया हो, उसके उपदेश दिए हों, लोगों को चलने के लिए कहा हो सनातन पर चलिए। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री महोदय को मैं ये जरूर कहूँगा मध्य प्रदेश की ओर से कि मध्य प्रदेश के सनातन ये नहीं सिखाता हमें कि आदिवासी के चेहरे पर पेशाब किया जाए। सनातन हमको ये नहीं सिखाता कि हम कुपोषित बच्चों के आहार को डकार जाए, 50% कमीशन खा जाए। सनातन हमें ये नहीं सिखाता कि महाकाल में 50% कमीशन की घोटाला कर डाले। अरे आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय को ये बयान देना पड़ा, आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय को बलात्कार करते कांग्रेस ही घूम रहे हैं, ऐसे सनातनी हो आप। 170 किलोमीटर की स्पीड से चलने वाली हवा बलात्कार कर रहे हैं, इसका क्या क्यों कहना संबंध है? पड़ा? बताइए। ये बड़ा सवाल है। मैंने आपको पूरा सुना? नहीं सुना, आपने गालियां थोड़ी ना दी, आप गालियां देना शुरू कर दिया। आदि शंकराचार्य की मूर्ति का अनावरण हुआ, इसीलिए बड़ा कार्यक्रम हुआ। बीच में इंटरप्ट नहीं ये करना आप गालियां देने लग जाएंगे, ये तो ठीक नहीं है ना। क्या सनातन की बात कर रहे हैं आप? शरद जी, अपराध का सनातन से क्या संबंध है? आपने आप पार्टी में बलात्कारी हैं, आपकी पार्टी में डकैत हैं, दंगाई हैं। ठीक है, हम मुद्दे से भटक जाएंगे, मुद्दे से भटक जाएंगे, मुद्दे से भटक जाएंगे। आपस में आप कुछ भी बोलेंगे। स्वदेश जी, स्वदेश, चलिए जो पूरे विश्व में डॉक्टर हितेश जी, मैं उनको कह रहा हूं, स्वदेश स्वदेश जी आपकी बात पूरी मैं सुनूंगा, शरद जी के पास जाऊंगा। शरद जी देखिए, राजनीति की बात तो होती है ऐसी, अगर जब भी बातें होती हैं और दो बड़े बड़े राजनीतिक दल है, कहीं ना कहीं राजनीतिक मुद्दों पर बातचीत करेंगे। लेकिन सवाल ये है कि जब शिवराज सिंह चौहान से पूछा गया कि क्या जवाब देंगे आप इस पर, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमारा जवाब हमारा कर्म है। यानी कि पूरी तरह से वो अपने जो बात कह रहे थे उसमें राजनीति की ओर मुड़ते हुए नजर नहीं आए, किसी भी तरह से विपक्षी दल पर कोई हमला करते हुए नजर नहीं आए। क्या आपको लगता है कि ये जो मुद्दा है ये विश्व को एक संदेश देने का है, लेकिन कहीं ना कहीं एक विपक्षी पार्टी को एक संदेश दे रहे, लेकिन मौन रूप में दे रहे? देखिए, कल्पना कीजिए अगर यही सवाल शंकराचार्य जी होते और उनसे पूछा जाता 2023 में कि आप बताइए कि भारतीय जनता पार्टी ये कर रही है तो क्या वो धर्म का कहीं कथित रूप से दुरुपयोग कर रही है, या कांग्रेस ये जो आरोप लगा रही है कि मध्य प्रदेश में कथित रूप से आदिवासी या कमज़ोर वर्गों के उत्पीड़न की बात है, तो शायद वो ये कहते कि सनातन का इन सब से क्या संबंध है, सनातन को आप इनसे कैसे जोड़ देंगे, और सनातन को कम से कम इनसे तो अलग ही रहना है, अलग ही रहना चाहिए। लेकिन राजनीति में राजनीति से उसकी मुक्ति कैसे हो सकती है? स्टालिन का जो बयान है, क्या वो बयान राजनीति से अलग है? क्या ज़रूरत है सनातन को लेकर एक इस तरह की टिप्पणी करने की, जो बताता है कि कहीं ना कहीं आपके मन में शायद किसी दल विशेष को लेकर आक्रोश है, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि उसकी राजनीति में धर्म की प्रधानता का तत्व बहुत अधिक होता है। तो ये सारी चीज़ें जब राजनीति में आती हैं तो फिर उलझनें पैदा होने लगती हैं। जैसे अभी हमारी चर्चा में थोड़ी देर के लिए ये उलझन बढ़ी कि स्वदेश जी को डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी के वक्तव्य में राजनीति नज़र आई, और फिर उसी तरह की बात स्वदेश जी के बयान में डॉक्टर हितेश वाजपेयी को लगी, जबकि सनातन से इनका क्या संबंध है? ये तो हुई दार्शनिक बात। लेकिन राजनीति है, आप ये कह दें कि साहब इसका जिक्र नहीं होगा
और इसका श्रेय देने के लिए खुद कमलनाथ जी आगे आ जाएं या शिवराज जी स्वयं कमलनाथ जी को आमंत्रित कर लें, तो ये आज की राजनीति का भाव नहीं रह गया है। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि ये कार्यक्रम सही बात है कि इसकी संकल्पना काफ़ी पहले से थी, तो कम से कम इसको लेकर तो ये नहीं कहा जा सकता कि चुनाव के ठीक पहले, हाँ अनावरण को लेकर जरूर ये बातें आप सोच सकते हैं कि चुनाव के पहले हुआ है तो क्या इसका फायदा बीजेपी को मिल जाएगा, लेकिन इस कार्यक्रम की पूरी रूपरेखा काफ़ी पहले से प्रस्तावित थी और ये यहाँ पर जो एक अद्वैत दर्शन का एक बड़ा वैदांतिक दर्शन का शोध केंद्र बनने वाला है, जिस तरह से एक संग्रहालय की रूपरेखा है, तो ये निश्चित तौर पर, और दक्षिण भारत से जहाँ से खुद शंकराचार्य आते हैं, कई धर्माचार्य आए थे, बड़े गदगद थे वो, और किसी ने राजनीति की बात नहीं की, उन्होंने बहुत मुक्त कंठ से इसकी बात की। लेकिन राजनीति है तो राजनीति की बातें होंगी। भारतीय जनता पार्टी के लिए ये बात सही है कि वो धर्म की प्रधानता के साथ आगे बढ़ती है, इसका उसे लाभ मिलता है तो उसकी प्रतिक्रिया होती है, और अब कांग्रेस भी पीछे नहीं है, और इसीलिए कांग्रेस इस मसले पर एक इंडिया के साथ जिस तरह से एक डेडलॉक में फंसी है कि उसके एक प्रमुख दल के नेता को लेकर वो क्या रूपरेखा और क्या स्ट्रैटेजी अख्तियार करे, तो ये विवशता है राजनीति। लेकिन इन दोनों को अलग अलग देखना बहुत कठिन है आज के दौर में। ललित, बिल्कुल। स्वदेश जी, देखिए बात तो साफ है कि चूंकि आप दूसरे मुद्दों को उठा रहे हैं, मुद्दे उठाने के लिए हमारे पास और भी दूसरे कार्यक्रम होंगे और उसके दौरान हम आपके मुद्दों को सुनेंगे। आज इस कार्यक्रम पर हम फोकस कर रहे हैं, और ये कार्यक्रम अगर बीजेपी ने लॉन्च किया तो ऐसा नहीं है, क्योंकि ये सनातन तो हमारा पुराना धर्म रहा है, और सनातन को लेकर अगर विश्व में हम प्रसिद्ध हैं तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं भारत विश्व के कल्याण की बात कर रहा है ना। इस तरह की बातें हो रही है, हम कहते हैं कि प्राणियों में सद्भावना हो, ये सारी बातें आज शिवराज सिंह चौहान ने भी कही, ये कहने की बात नहीं। लेकिन स्वदेश जी, आप क्या कहते हैं, एक पार्टियों की बात अगर अलग कर दी जाए तो अगर केवल चूंकि आदि शंकराचार्य है, उनकी बाल रूप में ये जो है यहाँ पर प्रतिमा का अनावरण किया गया, ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए था? ये तो आप भी होते तो आप भी करते। देखिए ललित जी, मैंने सबसे पहले उनको नमन करते हुए बात को आगे बढ़ाया, लेकिन हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने पूरी राजनीति की, इसलिए उनका राजनीतिक जवाब देना भी जरूरी था। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आज बयान है, वो भी सामने आया कि उन्होंने कहा कि 170 किलोमीटर की स्पीड से भी हवा चले, अब इस मूर्ति का कुछ नहीं होगा। तो मैं समझता हूँ कि ये जरूरत क्यों आन पड़ी उनको 170 किलोमीटर की, क्योंकि 30 किलोमीटर की हवा ने हमारे महाकाल की मूर्तियों को ढा दिया था, भ्रष्टाचार वहां हुआ था। उस भ्रष्टाचार को देखा जाए, क्योंकि ये टैक्स पेयर के पैसे से बनी है, जनता के पैसे से बनी है, जनता को समर्पित की है, इसमें भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। माननीय कमलनाथ जी की बात अगर करें तो उन्होंने 108 फुट के हनुमान जी का निर्माण खुद के पैसे से कराया, पर उस पर कभी राजनीति तो नहीं की ना। अब आप जनता के पैसे से आप श्रेय लूटने का काम, वोट के लिए पोलराइजेशन का काम कर रहे हैं। अरे आदि शंकराचार्य तो हमारे सबके आराध्य हैं, हम उनको नमन करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं और उनके आदर्शों पर चलने की कोशिश करते हैं। उनके आदर्शों की बात तो हमने कहीं वो नहीं सिखाते थे, मानव कल्याण के लिए उन्होंने काम किए थे। मानव कल्याण का अर्थ ही नहीं कहता, मैंने कहा था ना कि मानव कल्याण का मतलब ये कि आदिवासी पर पेशाब ना की जाए, जो नहीं की जाए ना, उत्पीड़न महिलाओं का ना किया जाए तो ना किया जाए। तो मैंने गलत सवाल नहीं उठाया। मैं फिर कह रहा हूँ कि ये क्या है, ये हर चीज को हिंसक मोड़ पे ले जाना चाहते हैं, और मैं बार बार कह रहा हूँ सनातन एकात्मता का प्रतीक है, सनातन कोई किसी राजनीतिक दल का प्रतीक नहीं है। ये क्या करेंगे, अच्छी खासी खीर में नींबू निचोड़ने का काम करेंगे, राजनीतिक इशू यही कांग्रेस यही कांग्रेस। मैंने स्वदेश जी को रोका भी इस बात के लिए, है ना, अब वो वाकई जो है मूर्ति की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी भी उनका मन नहीं है, मन महसूस के रह रहे हैं, कांग्रेस को टारगेट किया, बार बार नींबू निचोड़ने का काम कर रहे हैं। अच्छा, एक मजे की बात यह है कि सनातन के विरोध में, चलिए मैंने उनसे सनातन के विरोध में कांग्रेस 1885 से काम कर रही है जी, तो अभी तक कुछ नहीं कर पाई तो क्या करेंगे। मैंने बोला ये अखंड भारत की कल्पना, एकात्मता की कल्पना सनातन के रास्ते से निकलती है। वहीं पर 2-2, 3-3 देश धर्म के आधार पर बना दिए गए जिसमें सहमति रही। ये एकात्मता का या सनातन का प्रतीक नहीं है, और सनातन का तन से संबंध नहीं है साहब। सनातन जो आवागमन से मुक्त है और मन से भी है साहब। छोड़िए साहब, आप बिल्कुल साहब, अगर दर्शन में जाएंगे, आप अध्यात्म में जाएंगे, चलिए बिल्कुल मैं कांग्रेस के लोग व्याख्या ना करें सनातन, चलिए मैं विषय नहीं है, सारे धर्म और ये दर्शक मजाक समझेंगे आप, जो तन सना हुआ ये क्या होता, तन सना हुआ वो शाब्दिक जो अर्थ है ना, हल्की व्याख्या समझ पाएंगे, आपको समझ में ही नहीं आएगा सनातन होता है और जबरदस्ती व्याख्या
बिल्कुल सर, अरे समझ छोड़िए गया आप। आपकी बात जबरदस्ती व्याख्या आपकी दे- बात ये समझ गया। कांग्रेस है। डॉक्टर साहब समझ गया मैं। वैदिक शरद जी, दर्शन का मजाक मत उड़ाइए। जी। जो तन सना हुआ वो सनातन, ये व्हाट इज दिस भाई? आप चलिए वैदिक मैं दर्शन आखिरी नहीं मैं आखिरी जानते हैं, सर तो मत बोलिए। शरद जी नहीं शरद जी एक जानते, आखिरी बोलिए। रिएक्शन, कुछ भी ये बोलना। विश्व कल्याण की जो भावना है वो कुछ भी सनातन बोलना। के जरिए निकलती है, हम मानते हैं। लेकिन तो सनातन की सारे परिभाषा अलग अलग सनातन करी है। जाती है। आज पूरा अजीब है। विश्व सनातन आप की तरफ वैदिक बढ़ दर्शन रहा है। का जी, मजाक शरद नहीं जी। उड़ा सकते। जी, शरद वैदिक जी। दर्शन का मजाक नहीं उड़ा देखिए सकते। ललित जी, कोई अधिकार नहीं है ललित आपको। हितेश जी जी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई भी राजनीतिक दल भारत में, मैं फिर कहूंगा कि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का पश्चिम बंगाल में उदाहरण सबके सामने है, बराबर। और ये बात किसी से छिपी नहीं थी। अखबार भी ये लिखते थे कि जो एक बड़ा पर्व है पश्चिम बंगाल का, दुर्गा पूजा, जी। दुर्गा पूजा के पंडालों में देर रात मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की 25 साल सरकार रही, और उसके मंत्री और उसके अलंबरदार बड़े नेता छुपकर मीडिया के कैमरों से बचकर जाते थे, लेकिन वो अपनी धार्मिक निष्ठा को छिपाते नहीं थे। छिप कर क्या जाएंगे आप? कोई ना कोई तो देखेगा, कोई ना कोई कैमरा तो आपको फॉलो करेगा, और कोई ना कोई खबर छापेगा। कांग्रेस की भी बात करें तो ये राधा कृष्णन जी की गीता पर भाष्य जो है, देश के प्रथम प्रधानमंत्री तिलक ने, आज हम गणेशोत्सव जो मना रहे हैं उसकी संकल्पना रखने वाले तिलक ही रहे। और आप और आगे बढ़ते चले जाएंगे, मध्य प्रदेश के लौह पुरुष कहे जाने वाले जो पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस के रहे डीपी मिश्रा, कृष्णायन नाम का उन्होंने ग्रंथ लिखा है जिसकी बड़ी चर्चा है। तो ये तमाम बातें हैं, कोई भी राजनीतिक दल, कांग्रेस भी, लेकिन कुछ तो मजबूरियां रही होंगी। यूं ही कोई बेवफा नहीं होता, जो बशीर बद्र कहते हैं। कई बार राजनीति की मजबूरियां, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, उन्हें एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती हैं कि वहां से सियासत की एक गली का पेंडोरा बॉक्स खुल जाता है। यानी कि मन में इच्छा हो कि उनकी तारीफ करनी है, लेकिन वो कर नहीं पा रहे सामने से। और जी, तो ये एक कठिनाई होती है कई बार, लेकिन राजनीति में इसको बहुत इस रूप में नहीं देखना चाहिए कि ये बहुत अनर्थ है, अनर्थकारी है। मैं ये जरूर कहूंगा कि दोनों ही दल सनातन के प्रति प्रेम से भरे हैं, लेकिन कुछ उदाहरण उनके राजनीतिक इतिहास में हैं जो उन्हें कुछ मुद्दों पर चुप रहने की तरफ प्रवृत्त कर गए, और उनको लेकर दूसरे दल को उन पर आरोप लगाने का मौका मिला। इसी तरह एक दूसरे दल को लेकर, जिसका धर्म प्रधान तत्व रहा है राजनीति का, उसके तत्व को लेकर दूसरे दल को मौका मिला, उसने हमलावर रुख अख्तियार किया। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये वाकई एक ऐसी डिबेट थी जिस पर शायद जैसे शरद जी कह रहे थे कि हर विषय पे हमें बोलना भी नहीं है, हर विषय पे हमें विरोध भी नहीं करना है, कुछ विषयों पर मौन रहकर भी बहुत कुछ कहा जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया हितेश जी आपका भी, स्वदेश जी आपका भी, और हमारे साथ हमारे न्यूज़ हेड जुड़े थे शरद जी, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो ख़ास तौर पर वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है भारत, चूँकि भारत विश्व के कल्याण की बात करता है, और द्वैत से अद्वैत की यात्रा सनातन को बहुत कुछ ऊंचा बनाती है, लेकिन उसकी परिभाषाएं अलग अलग हो जाती है, चूँकि राजनीति में ये बात आ जाती है। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए छत्तीसगढ़ की खबरों का खास बुलेटिन, मोर माटी मोर खबर।